नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे पॉलिटी सेक्शन। और आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकग्राउंड क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन तक हम कैसे पहुँचे। जो भी हमारा 200 साल का स्ट्रगल रहा है उसके दौरान क्या क्या एक्ट्स आए, क्या क्या रूल्स आए, लॉज बने, तो वो सब आज हम कवर करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। तो जैसे कि आप स्लाइड देख रहे होगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसका क्या जर्नी रही है वो देखते हैं। एक्सप्लोरिंग द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड लेजिस्लेटिव माइलस्टोन फ्रॉम 1773 टू 1747, ये टाइम पीरियड हम कवर करेंगे। और उसके बीच में जो भी दौरान हमारे रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, जो भी और भी लॉज बने थे, वो सब हम इसमें देखेंगे। ओरिजिन्स द कंपनी रूल, तो आपको पता है जैसे हमारी जो इसमें लिखा भी है कि 1600 में पहले ब्रिटिश आए थे एज अ ट्रेडर्स। अर्ली ट्रेडिंग एरा, द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हमारे इंडिया में एज अ ट्रेडर्स आए। ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट्स बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ ने उनको राइट दिया कि आप जाइए इंडिया में और वहाँ पर जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग करिए, वहाँ पे आप अपना सामान बेचिए, वहाँ से सामान ला के यहाँ बेचिए। तो उनको क्वीन एलिजाबेथ एलिजाबेथ वन ने राइट्स दे दिए। उनके अलावा कोई और एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये हुआ कि उनके अलावा वहाँ से और कोई कंपनी नहीं आ सकती थी। सिर्फ वो एक कंपनी को उन्होंने दिया कि आप जाकर वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। By 1765, they obtained Diwani rights over Bengal, Bihar, and Odisha, making the transition from traders to rulers. अब दीवानी राइट्स का मतलब क्या था कि अब उनको ये तीन जो हमें बताया राज्य, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, उनको टैक्स कलेक्ट करने की भी राइट 1765 तक मिल गया था। तो वो अब ट्रेडर्स, पहले तो सिर्फ वो एक व्यापारी थे, पर व्यापारी से अब उनका जो धीरे धीरे सफ़र चालू कैसे हो गया था रूलर्स का, क्योंकि अब वो वहाँ पर रहकर टैक्स भी, जो जनता थी जो वहाँ से टैक्स भी वसूलने लग गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर वहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट बना है 1773 का। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द EIC's, ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर। ये क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा ही अपनी मोनोपोली चलाने लग गई थी, और वो कुछ कुछ चीज़ों में अपने जो गवर्नमेंट थी उसको भी सीधे जवाबदेही नहीं होती थी उनकी, कि उनको जवाब नहीं देते थे। अपने मन से जो भी कर रहे हैं, जो रूल आया लगा दिया, जो जैसे भी किसी से भी कितना टैक्स वसूल लिया, तो कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था। तो इसलिए वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाना पड़ा, कि जो वहाँ की उन्होंने जो कंपनी भेजी है वो अपना राज चला रही है, तो अब हमें उन्हें थोड़ा काबू में करना पड़ेगा। तो ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाए। और इससे पहले उन्होंने ये देखा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि यहाँ पे ना करप्शन काफ़ी बढ़ गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो वहाँ पे काफ़ी, मतलब पैसा भी वसूलने लग गए थे और कुछ भी करप्शन चल रहा था। तो उन सब चीज़ों को मिलाकर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 का, जो खिलाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि थोड़ा बहुत ये जो कंपनी है इनको रेगुलेट करा जाए, इन पे ध्यान रखा जाए। इट लेड फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ पर फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की एक नींव रखी गई, कि अब हम देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी कि तुम कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसके जो की फीचर्स थे, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन्होंने गवर्नर जनरल का नाम बदल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, जो कि पहले बने लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। एंड एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा इन्होंने, ये बहुत ज़रूरी है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसमें क्या करा, सबसे मेन जो मुद्दा था वो सर सेपरेशन ऑफ पावर, इन्होंने पावर को सेपरेट कर दिया। विलियम पिट द यंगर इंट्रोड्यूस दिस एक्ट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ 1773। अब 1773 में कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सही करने के लिए ये एक्ट लाया गया। एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या करा गया, ड्यूल गवर्नमेंट बनाई गई।
क्योंकि अब क्या हो रहा था, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट तो बना दिया और वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे अपने लोग भी छोड़ दिए, पर फिर भी ना सिस्टम ढंग से नहीं चल पा रहा था और ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन करने में इनको दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि डबल गवर्नमेंट हम बना देते हैं। तो ये 1784 में इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया। इसमें इन्होंने क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो दो उन्होंने कोड बनाई है ना, चीज़ों को सेपरेट कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए जो मैनेज्ड कमर्शियल अफेयर, जो कि इनके कमर्शियल अफेयर देखते थे, जो भी इनका ट्रेड होता था, व्यापार संभालने के लिए इन्होंने बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया मैनेज पॉलिटिकल अफेयर, और इनका जो राजनीति है, पॉलिटिकल अफेयर सब कुछ संभालने के लिए इन्होंने बनाया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पावर डिवाइड कर दी, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को दे दिया कि भाई तुम ये संभालोगे, तुम ये संभालोगे। कंपनी टेरिटरीज वर ऑफिशियली टर्म्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और जहाँ जहाँ तक कंपनी की टेरिटरी उन्होंने अपना वो कर दिया था कि ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, तो उसको वो अब ऑफिशियली क्या बोलने लग गए थे कि ये ब्रिटिश ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है, ये ब्रिटिश की ज़मीन है यहाँ पर जो इंडिया में। तो उन्होंने मतलब पूरा अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब एक्ट ऑफ 1833 आया, जिसमें सबसे मेन मुद्दा रहा सेंट्रलाइजेशन। चार्टर एक्ट ऑफ, जिसको 1833 कहा गया। द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, इट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक सबसे जो सेंट्रलाइजेशन की सारी पावर ऊपर जाकर एक जगह मिले, एक अथॉरिटी हो जो सारे डिसीजंस लेगा, वेस्टिंग ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स इन। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उसमें सारे सिविल मिलिट्री पावर्स उस पर होंगे, वो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग संभालेगा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। द एक्ट एंडेड EIC's कमर्शियल एक्टिविटीज़। और इस एक्ट ने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी थी, मेकिंग इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये वहाँ पे राज करने लग गए थे। अब इनको कमाने के लिए व्यापार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये यहाँ पे आके मालिक बन गए थे। तो अब ये सिर्फ क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे राज चलाने लग गए। और इन्होंने EIC के कमर्शियल अफेयर्स जो भी थे कि आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हो, वो सब अब यहाँ पे लगभग ना के बराबर हो गया था। द डॉन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव स्प्लिट हुआ। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में लेजिस्लेटिव जो रूल्स बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव जो उन रूल्स को फॉलो करवाते हैं, उनका जो फंक्शन थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल में फर्स्ट टाइम सेपरेट कर दिए गए। अब यहाँ पे ओपन कंपटीशन लाया गया। इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पर अब सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन रखा गया, और अब इंडियंस को भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, काफ़ी इंडियंस और की तरफ से ऐसे आ रहा था कि आप हम पे राज कर रहे हो, पर आप जो डिसीजंस लेते हो उसमें कोई इंडियंस की तो भागीदारी नहीं है, और इंडियंस को ये लोग अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। तो अब इन्होंने क्या करा, थोड़ा माहौल शांत करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि चलिए अब आप भी हमारे में जुड़ सकते हो। तो इन्होंने क्या कर दिया, ओपन कंपटीशन कर दिया कि अब तो ये कैसे हुआ ओपन कंपटीशन, एक आई थी मैकॉली कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1854। उसके बाद ओपन कंपटीशन कर दिया कि अब इंडियंस भी एग्ज़ाम देकर एडमिनिस्ट्रेशन में घुस सकते हैं। उस टाइम का ये IAS IPS ये ICS ये सब एग्ज़ाम दे सकते थे हम भी। फिर आया लोकल रिप्रेजेंटेशन। इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद मेंबर्स फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इन्होंने फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी काफ़ी बढ़ावा देना चालू कर दिया कि अब जो गांव के लोग हैं उनको भी वो आगे लाना चालू करा कि इनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है सरकार में। और अब आया सबसे ज़रूरी दो क्राउन रूल 1858 का। 1857 के वॉर के बाद काफ़ी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोली जाती है उसमें हम सफल तो नहीं हुए थे, पर उसके बाद काफ़ी ब्रिटिश हमारी बात मानने लग गए थे, क्योंकि उनको पहली बार दिखा था कि यार इंडियंस अब ये आज़ादी ले सकते हैं और अब ये पावरफुल हो रहे हैं, और अगर अब हमने इनकी थोड़ी बहुत बात नहीं मानी तो हमारा राज ये आगे नहीं चलने देंगे। तो वहाँ पर इन्होंने थोड़ी बहुत बीच बचाव कर उसके बाद
इंडियंस को थोड़ा और पावर मिली उसके बाद, पर 1857 का वॉर हम नहीं जीत पाए थे सबको, जैसे आपको पता ही है। तो उसके बाद आगे तक क्राउन रूल कम्प्लीटली, क्राउन ने अपने अंडर सारी चीज़ें ले ली थी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आया था गुड गवर्नमेंट एक्ट लाया गया, इनेक्टेड इन द वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट के बाद में द रूल ऑफ द ईआईसी वॉज अबॉलिश्ड। ईआईसी का जो रूल चल रहा था अब तक, वो जो पूरा शासन कर रहे थे, जो भी इन्होंने पूरा हिंदुस्तान को तंग कर रखा था, अब वो ख़त्म कर दिया गया। अब उन्होंने बोला कि क्राउन अब आ गया है, अब हम आपको संभालेंगे। एंड द पावर वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन को पावर दे दी गई, इन्होंने खुद ले ली। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल टू वाइसरॉय। गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी, डेजिग्नेशन थी, अब उसको बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वॉज क्रिएटेड विद कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नया ऑफिस बनाया गया। उसके पास क्या था, कंप्लीट अथॉरिटी थी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया के ऊपर राज चलाने की पूरी अथॉरिटी थी उसके पास। उसमें क्या हुआ, इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियंस का। तो काउंसिल एक्ट आया उसके बाद भी 1861 से लेकर 1909 तक। तो एक्ट ऑफ 1861 में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस अ पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया एंड लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन फॉर बॉम्बे एंड मद्रास करा गया। फिर उसके बाद आया एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या करा, इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड गेव देम द राइट टू डिस्कस द बजट। बजट को डिस्कस करने के भी राइट दिया गया। एक्ट ऑफ 1909 लाया गया, काउंसिल एक्ट, उसको बोला गया नॉन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पर पहली बार जातीय आधार पर इलेक्शन करवाए गए। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो आया था वो आपको याद रखना है। कम्युनल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, तब आया था। अभी आया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1999 में। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल बनाने की धीरे धीरे करके प्रक्रिया चल रही थी। इसने क्या करा है, इंट्रोड्यूस जो डायर की ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो लाया गया इसमें। जैसे आज भी आप देख पा रहे होंगे, बाई कैमरलिज्म, अपर एंड लोअर बॉडी, ये आज भी हमारे आपने देखते हो राज्यसभा लोकसभा, तो वो यहीं से चालू हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शंस कर दिए गए, लिमिटेड फ्रेंचाइज कि कुछ कुछ लोगों को वोटिंग अधिकार दिए गए थे, कुछ को नहीं दिए गए थे तब तक। तो डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार लाए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टेब्लिश हुई 1926 में। डायर की डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स में इसको बांटा गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। अब जो सबसे ज़रूरी हमारा सारा जो बैकग्राउंड में इतना हमने चीज़ें देखी पढ़ा, तो वो यहाँ तक पहुँचने के लिए था कि एक्ट ऑफ जो 1935 था, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि इससे 70% जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, द ब्लूप्रिंट बोल रहे हैं। तो जो इसमें से काफ़ी मेजर प्रोविजंस थे वो आज भी आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हो। तो जो हमारा हम इसको पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज अ लेंथी डॉक्यूमेंट, काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट था, एंड सर्व्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मेन सोर्स ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसने क्या करा था, अबॉलिश डायरकी को हटा दिया था, अबॉलिश कर दिया था इन प्रोविंसेस में। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन को इन्होंने एस्टैब्लिश करा था। एस्टैब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने एंड फेडरल कोर्ट को भी एस्टैब्लिश करा था। तो ये काफ़ी मेजर वो रहा 1935 का जो एक्ट था, क्योंकि इसमें काफ़ी रूल्स बनाए गए कि इंडिया को हम कैसे चलाएंगे, है ना। मतलब इन्होंने पूरा जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्राउन रूल आ गया था, उन्होंने पूरा वो कोशिश कर ली कि हम देखो अब हमने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, सब कुछ अब हम आपके हिसाब से चलेंगे, आप पर हम आप पे राज करेंगे। जो कि पर इनका सपना ज़्यादा दिन नहीं चला।
आपको पता ही है 1947 में फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली गई थी। तो जब पाथ टू इंडिपेंडेंस हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े, ब्रिटिश रूल इन इंडिया शैल एंड बाय 8 अगस्त 15 1947 एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट विल बी ट्रांसफर टू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। आपको पता है वो फिर इंडिया और पाकिस्तान में ये में बांट दिया गया था। तो फिर जो ब्रिटिश रूल था वो एंड हो गया आपका अगस्त 15 1947 में। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी हमारी गवर्नमेंट की वो फिर ट्रांसफ़र कर दी गई थी दोनों डोमिनियन में, इंडिया और पाकिस्तान में। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, तो उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ सोचने में आई कि यार इतना बड़ा देश है तो इसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो आपको पता ही है उसके बाद आपकी इंटरिम कैबिनेट बना था ऑफ फ्री इंडिया 1947 की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, है ना, कैबिनेट उन्होंने बना दी थी। फिर उसी के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई कि जो कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिनको लगभग 2 साल लग गए थे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, है ना। तो ये धीरे धीरे करके प्रोसेस चला। फिर हमारे फाइनली आपका 26 नवंबर 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के इनेक्टेड हो गया था, तैयार हो गया था। पर 26 जनवरी 1950 में, सॉरी 1949 में आपका बन के तैयार हो गया था। फिर उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हो गया था। तो ये तो अब हम देख लेते हैं इंटरिम कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। इसमें कौन से मेंबर्स थे उनको और उनको क्या क्या आपको पोर्टफोलियो दिया गया था। तो जो जवाहरलाल नेहरू को पता ही है फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इनको एक्सटर्नल अफेयर्स भी बनाया गया था। सरदार पटेल को होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडबैंड, मौलाना आज़ाद को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, CH बाबा कॉमर्स, BR अम्बेडकर को लॉ, RK शानमुखम शेट्टी फाइनेंस, जगजीवन राम लेबर, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन। इस समरी आपको देख लेते हैं कि वी हैव ट्रेस्ड द जर्नी फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। These legislative steps forward the skeleton upon which our current constitution was built। तो ऐसे करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एक सीढ़ी कर कर हम कॉन्स्टिट्यूशन तक बना। और इसका जो आपको पता ही है सारा बैकग्राउंड आज हमने थोड़ा ये कवर करा है। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।